हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के मूल ढांचे के बारे में कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो एक्चुअल में क्या है और इसका कंसेप्ट क्यों दिया गया और इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि संविधान के मूल ढांचा को कही जा सकती हैं, जिसे कि बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले है भारतीय संविधान जो है संसद और राज्य विधानसभाओं को उनके मौलिक जो है उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है राज्यों को और केंद्र सरकार को कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जो है किसी भी कानून को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी राज्य है तो अपने राज्य के अंतर्गत कोई भी कानून बना जा सकता है। ठीक है, और ठीक वैसे ही केंद्र सरकार है, यदि संसद है तो वो पूरे देश के लिए भी कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। और संविधान में संशोधन करने के बिल को केवल संसद में पेश किए जा सकते हैं। यानी कि कानून बनाने का कार्य तो राज्य भी अपने राज्य क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो संसद में यदि कोई भी बिल, संविधान में कोई भी संशोधन करना है, यदि भारत की जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का यदि संशोधन करना है तो उसके लिए बिल कहाँ पर पेश किया जाएगा? केवल और केवल संसद में ही पेश किया जाएगा। उसके लिए कोई भी राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकारें संविधान में चेंज करने के लिए कोई भी बिल नहीं ला सकती। ठीक है, ये काम कहाँ होगा? केवल संसद में। लेकिन यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा संविधान के साथ असंगत किसी भी कानून का पता लगाता है तो उस कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि संसद को किसी भी संविधान में संशोधन करने का बिल लाने का अधिकार है और उसके तहत कोई कानून बनाने का अधिकार है संसद को, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन जो है संविधान में कर देगी। ऐसा संसद नहीं कर सकती। यदि ऐसा किसी भी गलत कानून को बनाती है या संविधान में गलत तरीके से जो है चेंजेस करती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के में क्या व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती है या उस संविधान संशोधन को अमान्य घोषित कर सकती है, किसको? जो कि गलत तरीके से किया गया हो संविधान में संशोधन। ठीक है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अमान्य घोषित कर सकती है। और इस प्रकार मूल संविधान के आदर्शों और दर्शन को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया गया है। सिद्धांत के अनुसार संसद जो है सिद्धांत की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी कि जो मूल संरचना है संविधान की, उसे जो है संसद किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकती या परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इसके लिए यदि संसद कोई कोशिश करती है उसमें परिवर्तन करने की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसे नहीं करने देगा। ठीक है, उस कानून को या उस बदलाव को ही अमान्य घोषित कर देगा। तो ऐसा जो है सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। संविधान की मूल संरचना का विकास, यानी कि जो संविधान की कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करने देगा केंद्र सरकार या संसद को। तो वो जो मूल संरचना है, तो वो मूल संरचना ऐसी कौन सी चीज़ है संविधान के अंतर्गत जो मूल संरचना के अंतर्गत आती है, जिसे जो है बदला नहीं जा सकता संसद के द्वारा भी? तो उसी मूल संरचना का या उस जो संविधान में मूल संरचना है जिसे बदला नहीं जा सकता, उसका विकास कैसे हुआ, उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो संविधान का मूल संरचना का विकास जो है, भारत के संविधान में मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं है और लोगों के मूल अधिकारों और आदर्शों और संविधान के दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप से अवधारणा जो है धीरे धीरे विकसित हुई। यानी कि जो है भारत का संविधान है उसमें किसी भी मूल संरचना जो है शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी कि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि संविधान का कौन सा भाग या कौन सी चीज़ें हैं जो मूल संरचना के अंतर्गत आएंगी। लेकिन क्या है कि समय समय पर जो लोगों के मूल अधिकार हैं उनके लिए और संविधान के दर्शन की रक्षा के लिए, आदर्शों के लिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर
जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप करके अवधारणा विकसित करती रही है, किसकी? मूल संरचना की। यानी कि समय समय पर क्या हुआ कि जब लोगों के मूल अधिकारों का किसी कानून की वजह से हनन हुआ, तो जब लोग न्यायालय में गए उसकी समीक्षा के लिए, तो जो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट ने समय समय पर जो है मूल अधिकारों के लिए या फिर संविधान की दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर ऐसे फैसले दिए हैं कि जिससे क्या है कि एक मूल संरचना जो है संविधान की, उसकी अवधारणा धीरे धीरे विकसित होने लगी कि ऐसी चीज़ें जो है संविधान में, उनमें छेड़खानी या बदलाव नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे कई फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो उन्हीं को भी हम देखेंगे। जैसे संबंधित वाद, यानी कि ऐसे कौन से जो है फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कि मूल जो है संरचना है या मूल ढांचा है संविधान का, उसकी अवधारणा को विकसित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला फैसला कौन सा था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी। यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तो उसको शंकरी प्रसाद के द्वारा जो है चुनौती दी गई थी। और इसमें इस संशोधन के आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अमान्य माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, और कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में भी वही फैसला दिया। यानी कि जो पहला जो इससे संबंधित मूल ढांचे से संबंधित विवाद आया, तो वो कब आया? तो 1951 में जब सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन किया, ठीक है, तो उस समय शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने जो इस फैसले को, जो इस संविधान संशोधन को चुनौती दी कोर्ट में, ठीक है। तो चुनौती दी किस आधार पर दी? कि उन्होंने कहा कि यह जो संविधान संशोधन किया गया है वो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, तो इसलिए इस संविधान संशोधन को अमान्य कर देना चाहिए। लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उस समय पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 368, जो कि संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संसद को किसी भी प्रकार के जो है संविधान के किसी भी हिस्से में या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय उस जो है केस में ऐसा कहा। और ठीक वैसा ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो केस था 1965 में, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया कि संसद जो है किसी भी प्रकार का मतलब संशोधन कर सकती है, किसमें? संविधान में, क्योंकि उसे 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अब देखते हैं, अब एक और केस देखते हैं आगे जो आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया। यानी कि जो 1951 और 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था अपना, उस फैसले को रद्द कर दिया। कब? 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जब फैसला देने लगी सुप्रीम कोर्ट, तो पहले के फैसले को उसने रद्द कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने माना, क्या माना? कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा किसने माना? तो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने माना 1967 में जो अपना फैसला दिया, क्योंकि मौलिक अधिकार पारंगत और अपरिवर्तनीय है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 368 केवल संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को समाप्त करता है और संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए पूर्ण अधिकार नहीं देता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा अपने 1968 के फैसले में? कहा कि जो फैसले के अनुसार उसने कहा कि अनुच्छेद जो 368 है संविधान का, वो संसद को केवल कुछ ही मामलों में संविधान संशोधन करने की परमिशन देता है, ना कि मौलिक अधिकारों में भी परमिशन नहीं देता है। 368 जो है सरकार उसके तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि संसद को पूर्ण रूप से यह अधिकार नहीं है कि वह संशोधन जो है संविधान के
किसी भी भाग में संशोधन कर सके, ये ऐसा पूर्ण अधिकार नहीं है किसको, संसद को। और किसने कहा ये, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1968 के फैसले में कहा कि संसद को पूर्ण रूप से संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है, किसी यानी कि संसद जो है किसी भी हिस्से में संशोधन मनमानी तरीके से नहीं कर सकती है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब अगला फैसला देखते हैं कि अगला जो केस है वो क्या है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में ये फैसला काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ था। इसके बारे में देखते हैं ये क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ मामले में अपने फैसले की समीक्षा करके 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेखा करने पर संविधान की मूल संरचना को बनाए रखना है, लेकिन शीर्ष अदालत ने बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी और यह माना गया कि संविधान की मूल संरचना को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। फैसले में संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं जिन्हें न्यायाधीशों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, यानी कि क्या है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया था कि जो संसद है उसे संविधान की मूल संरचना को बनाए रखते हुए ही प्रकार का संशोधन किया जा सकता है संविधान में, ना कि मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाते हुए उस संविधान में संशोधन किया जाए। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से या संसद से, कहा कि संसद किसी भी प्रकार का जो संशोधन यदि करना चाहती है संविधान में तो उसे मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन करना होगा। यदि मूल ढांचे को किसी भी प्रकार की आंच आती है या उसमें कोई छेड़खानी की जाती है तो वह परिवर्तन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जो मूल ढांचा है संविधान का, मूल ढांचे के तहत क्या क्या चीज़ें संविधान की आती हैं। तो ऐसा कोई क्लियर चीज़ इसमें नहीं बताया इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कुछ कुछ बुनियादी विशेषताएं जो है इस समय पर बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कि ठीक है कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंट्स बताए गए कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार मई 1980 विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनः इस बात का प्रतिपादन किया गया और इसके अतिरिक्त 1975-76 की राजनीतिक स्थिति के समय इंदिरा गांधी द्वारा संविधान से छेड़छाड़ किया गया था के आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग संसद पर अनुचित प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर संविधान को खिलवाड़ का साधन बना सकता है। अतः शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। यानी कि मिनर्वा मिल्स जो बनाम भारत सरकार 1980 के विवाद में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जो 1975-76 में राजनीतिक स्थिति के समय, यानी कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने गलत तरीके से कई संविधान संशोधन जो है जल्दबाजी में कर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा कि जो शासक वर्ग है यानी कि सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाकर या गलत प्रभावशाली तरीके से संविधान में किसी भी प्रकार का गलत जो है संशोधन कर सकती है या संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के जो है गलत इस्तेमाल ना किया जाए या उसमें गलत तरीके से छेड़खानी ना की जाए। इसके लिए संविधान के जो मूल ढांचा एक होना चाहिए और मूल ढांचे की धारणा को अपनाया जाना चाहिए कि मूल ढांचा संसद के जो संविधान के कौन से भाग मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा माना सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के फैसले में अपने। ठीक है, और 1973 और 1980 के निर्णय में यह नहीं बताया गया कि संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आधारभूत ढांचे के अंतर्गत संविधान की कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती हैं। मूल ढांचे की अवधारणा को कुछ स्पष्ट करने की एक चेष्टा 45वें संविधान संशोधन विधेयक में की गई थी, लेकिन राज्यसभा की असहमति के कारण उसे संविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया गया। यानी कि
आज तक कोई भी जो है कोर्ट ये नहीं बता पाई है कि संविधान का जो मूल ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है संविधान में जिसके साथ छेड़खानी या संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फैसले में नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन एक प्रयास किया गया था कब, 45वें संविधान संशोधन विधेयक में, लेकिन राज्यसभा की असहमति के कारण उसे संविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया गया था। यानी कि राज्यसभा सहमत नहीं थी जब ये बिल लाया गया था, इस वजह से इस बिल को खारिज कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। संविधान के मूल ढांचे की धारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित बातें अवश्य होनी चाहिए। यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है, तो कुछ लोग जो संविधान से सहमति रखते हैं या फिर वकील वर्ग के लोग, वो मानते हैं कि संविधान में कुछ जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें निम्नलिखित बातें अवश्य होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए इनके अनुसार, तो वो देखते हैं संविधान के मूल ढांचे में। तो पहला है, संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए। यानी कि यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है संविधान में, तो वो क्या है, परिवर्तन यदि किया जा रहा है तो संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखते हुए ही परिवर्तन होना चाहिए। ना कि यदि कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उससे संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप खतरे में पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगला है संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। यानी कि यदि किसी भी प्रकार का संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है तो धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए वो परिवर्तन जो है किया जाना चाहिए संविधान में। यानी कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है, निवास कर सकता है, ठीक है, कहीं भी आ जा सकता है, तो उस स्वरूप को बनाए रखते हुए ही संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। अगला है नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं। यानी कि यदि संविधान में कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मूल अधिकार और जो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं उनको पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि किसी भी संशोधन को करते समय लोगों के मूल अधिकार या स्वतंत्रताएं छीन ली जाएं, ठीक है। अगला है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव। यानी कि यदि कोई परिवर्तन किया जा रहा है, संविधान संशोधन कोई किया जा रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो राज्यसभा और लोकसभा हैं, राज्य विधानसभाएं और लोकसभा हैं, उसमें जो वयस्क मताधिकार मिला है, वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला है, उसका जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करने का अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो है नहीं की जानी चाहिए, परिवर्तित से नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि संसद जो है यदि कोई भी चेंजेस करना चाहती है संविधान में, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उससे खतरे में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो लोगों ने अपने अपने अनुसार जो है कही कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे में अंतिम रूप से परिवर्तन का अधिकार संसद या राज्य विधानसभाओं को नहीं वरन स्वयं जनता को ही है। इसी कारण इस विचार को जन सर्वोच्चता या जन संप्रभुता की धारणा का नाम भी दिया जा सकता है। यानी कि संसद या फिर विधानसभाएं डायरेक्ट किसी भी प्रकार के संशोधन जो है, हर प्रकार के संशोधन को नहीं कर सकती संविधान में। ये अधिकार केवल और केवल जनता को ही है, क्योंकि भारत का संविधान जनता के द्वारा ही बनाया गया है और जनता के लिए ही तो ये अधिकार भी जनता को ही प्राप्त है। जब तक पूरा देश नहीं चाहेगा तो किसी भी प्रकार के संविधान में परिवर्तन को नहीं किया जा सकता है, कि गलत सलत परिवर्तन नहीं किया जा सकता है मूल ढांचे के खिलाफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संविधान का मूल ढांचे के लिए कौन कौन से केस आए, किस किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए, और ये मूल ढांचे के अंतर्गत जो है आज तक कोई एक क्लियर मत नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा, लेकिन समय समय पर लोगों ने अपने अपने राय दिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आनी चाहिए संविधान के मौलिक ढांचे या फिर मूल ढांचे के तहत, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड एमपीपीएससी मेंस के क्वेश्चन या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।